गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सीखेंगे। हम जो शुरुआत करेंगे एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए हाईएस्ट लेवल तक सारी चीज़ें सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इंग्लिश इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को हिंदी में भाषा कहते हैं। हम इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक राइटिंग पर्पज से और एक स्पीकिंग पर्पज से। सो वी कैन से इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन written and second one is spoken। हम लैंग्वेज को यूज करने के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रिटन और स्पोकन। दो कैटेगरी में डिवाइड किया हमने। स्पोकन पोर्शन जो है वो बोलने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको हम बोली भी समझ सकते हैं, बोली। और बोली को इंग्लिश में डायलेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलेक्ट कहते हैं। ये जो पोर्शन है, ये स्पोकन पोर्शन जो है, हम अपने आसपास के माहौल से सीख सकते हैं। कहाँ से सीख सकते हैं? एटमॉस्फेयर से सीख सकते हैं। एटमॉस्फेयर मीन्स माहौल, माहौल से सीख सकते हैं। और जो रिटन पोर्शन है वो हम माहौल से नहीं सीख सकते, इसके लिए प्रॉपर हमें एजुकेशन लेनी पड़ेगी। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पेपर आते हैं, हम जो पेपर देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो इसी रिटन पोर्शन से पूछा जाता है। तो ये पोर्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं रिटन पोर्शन की बात करूं तो हमने एजुकेशन से एक चीज़ ये सीखी है कि इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो हमने ABCD सीखी है A to Z, वही हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26। ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ाबेट 26 होते हैं A to Z। इनको हम और क्या कह सकते हैं? इनको हम लेटर्स भी कह सकते हैं। इनको हम लेटर्स भी कह सकते हैं। इन लेटर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज वावल्स एंड सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट्स। वावल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ये जो वावल्स है ये 5 होते हैं, A, E, I, O, U। और इन पांचों को छोड़कर जो 26 में से बच गए 21, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यहाँ एक वर्ड यूज किया हमने, लेटर्स, है ना। मैं लेटर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देता हूँ आपको। यहाँ मैंने एक वर्ड लिया लेटर, LETTER। LETTER। इस लेटर का हिंदी मीनिंग है पत्र।
और दूसरा वर्ण। मैंने यहां जो लेटर यूज किया है उसका मतलब वर्ण है हिंदी में, है ना। अगर मैं इसका थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर दूं, ई की जगह ए कर दूं, तो ये अलग वर्ड बन जाता है। इसका ऊपर वाले का प्रोनाउंसिएशन लेटर है और नीचे वाले का लाइटर है ना। ऊपर वाले का लेटर और नीचे वाले का लाइटर है ना। ऐसे लिखा जाता है लेटर, और लाइटर ऐसे लिखा जाता है। ये ए की मात्रा है और ये आई की मात्रा इस पे है ना, ल पर। इसका हिंदी मीनिंग है बाद वाला या बाद वाली। किस सेंस में बात हो रही है? ऑर्डर के सेंस में बात हो रही है, क्रम में, है ना। किसी क्रम की बात करूं तो किसी क्रम में किसी के बाद कौन है, उस स्थिति में बात कर रहा हूं मैं, बाद वाला या बाद वाली। एक लेटर और होता है LATER, जिसका भी प्रोनाउंसिएशन लाइटर होता है। इसका हिंदी मीनिंग बाद में होता है ना। टाइम के रेफरेंस में बात की जाती है यहाँ, समय में या वक्त में, बाद में, है ना। तो ये तो थी लेटर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूं। तो यहां हमने एक चीज ये सीखी कि सबसे छोटी यूनिट है इंग्लिश में अगर, तो वो क्या है? अल्फाबेट है, वो लेटर है ना। अब हम एक चीज समझते हैं कि अगर अपर लेवल पे हम सीखेंगे चीजों को, तो छोटी छोटी चीजें मिलकर ही बड़ी चीजें बनेगी। तो जो छोटी यूनिट है वो मिलकर, छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर क्या बनेगी? बड़ी यूनिट बनेगी। तो लेटर और लेटर मिलकर क्या बनेगा? लेटर और लेटर मिलकर क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। लेटर और लेटर मिलकर वर्ड बनेगा। सिर्फ मिल जाना ही काफी नहीं है, सिर्फ ग्रुप बनाना ही काफी नहीं है, उस ग्रुप का एक अपना मीनिंग भी निकलना जरूरी है। अगर लेटर का ग्रुप बना हुआ है और उसका अगर कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो वो वर्ड नहीं कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, PEN, पेन, है ना। इसका एक हिंदी मीनिंग होता है, आप जानते हो, कलम इसका मीनिंग होता है। तो ये क्या है? एक वर्ड है। क्यों है वर्ड? क्योंकि इसमें 3 लेटर का ग्रुप बना हुआ है और एक इसका मीनिंग भी निकलता है, इसलिए ये क्या बन गया? वर्ड बन गया, है ना। लेकिन अगर मैं इस ग्रुप को बदल दूं, है ना, ऑर्डर बदल दूं इन लेटर्स के, जैसे ई शुरू में रख दिया, फिर पी है, फिर एन है, सेम लेटर है लेकिन मैंने इनका जो ऑर्डर चेंज कर दिया, तो अब ये वर्ड नहीं होगा। वर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्रुप तो है लेटर्स का लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए ये वर्ड भी नहीं होगा। समझ गए होंगे आप बात कि अगर लेटर्स का ग्रुप है और मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो मैं वर्ड की डेफिनेशन लिख देता हूं। वर्ड की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। डेफिनेशन है वर्ड की, ए मीनिंगफुल ग्रुप, है ना। ग्रुप कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। समझ गए होंगे बात को कि जो लेटर्स का जो ग्रुप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कोई मीनिंग देने वाला ग्रुप होना चाहिए, उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम ए टीचर। इस चीज को ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ए टीचर,
यहाँ ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, लेकिन इस ए के आसपास और कई सारे लेटर है और ये लेटर मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं और इस ग्रुप का एक मीनिंग होता है। इस वजह से ये क्या बन गया, वर्ड बन गया, है ना। यहाँ ए है और ए के आसपास में और भी कई सारे लेटर है, ये सारे लेटर मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं और इस ग्रुप का एक मीनिंग होता है, टीचर का आप जानते हो मीनिंग होता है, तो ये क्या बन गया, वर्ड बन गया। ऐसे ही यहां भी ए के साथ एक और लेटर मिला हुआ है एम, है ना, और ये मिलकर एक ग्रुप बना रहा है और ये ग्रुप है और इसका मीनिंग भी है, इसलिए ये क्या होगा, वर्ड होगा। लेकिन यहां ए अकेला है और आई भी अकेला है। यह अलग बात है, अकेले होने के बावजूद भी इनका मीनिंग निकलता है। आई का हिंदी मीनिंग मैं होता है और एक का यहाँ एक के सेंस में मीनिंग है, ये एक आर्टिकल है, यहाँ एक आर्टिकल के तौर पे यूज हुआ है। मैं आगे सिखाऊंगा क्या सेंटेंस होता है, क्या आर्टिकल होता है ना। अभी आप ये इस चीज पे फोकस करिए। आई और ए अकेले हैं लेकिन इनका एक मीनिंग निकल रहा है, तो ये वर्ड होंगे कि नहीं होंगे, इनको हम वर्ड कहे या ना कहे, ये हमारे सामने चीज है। देखो मैं आपको एक चीज पे ध्यान दिलाना चाहूंगा, आई, ए और ओ के साथ ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। ये एक्सक्लेमेटरी साइन क्या होता है वो भी मैं बताता हूं आपको। आई, ए और ओ जब भी किसी सेंटेंस में अकेले यूज किए जाए, सिंगल यूज किए जाए, इनके साथ और कोई लेटर अगर यूज नहीं किया जाए, कोई ग्रुप नहीं बन रहा हो, तब भी ये उस सेंटेंस में वर्ड कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनका अकेले होने के बावजूद भी मीनिंग निकलता है। तो ये आई यहां वर्ड कहलाएगा और ए भी यहां वर्ड कहलाएगा। ओ की बात करता हूं, ओ के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन है और वैसे नॉर्मल वो ओ ही है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ओ दैट वाज यू, है ना, तो हम ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं ना अपने चेहरे से, ओ दैट वाज यू, ऐसे सरप्राइज वाले या चौंकने वाले। ये लिखते वक्त कैसे दिखाएंगे हम, है ना, बोलते वक्त तो अपने चेहरे से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, लेकिन लिखते वक्त कैसे दिखाएंगे, तो लिखते वक्त ये साइन होता है, इससे ये हमें समझ आता है कि बोलते वक्त ऐसा एक्सप्रेशन आता है। समझ पा रहे हो। जैसे उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, ओ दैट वॉज यू, है ना, समझ पा रहे हो बात को। यहां तक चीज समझ आई आपको। तो आई, ए और ओ अकेले होने के बावजूद भी वर्ड कहलाएंगे अगर इनको सेंटेंस में यूज किया जाता है, तो वहां इनको लेटर नहीं कहेंगे, वर्ड कहेंगे। अब आगे देखते हैं, जिस तरह लेटर और लेटर मिलकर वर्ड बनता है ना, छोटी यूनिट था लेटर और लेटर मिलकर वर्ड बना, वैसे ही वर्ड और वर्ड मिलकर भी कुछ ना कुछ बनता होगा। तो वो देखते हैं हम, वर्ड और वर्ड मिलकर क्या बनता है, वर्ड और वर्ड मिलकर क्या बनता है, वर्ड और वर्ड मिलकर जो भी बनता है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती है वो मैं यहां लिखता हूं। वर्ड और वर्ड मिलकर कोई फ्रेज बन सकता है। क्या बन सकता है, फ्रेज का हिंदी मीनिंग होता है वाक्यांश। जैसे इसके मीनिंग से पता चल रहा है वाक्य का अंश, है ना। फ्रेज बन सकता है, वो सेंटेंस बन सकता है, सेंटेंस बन सकता है। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग वाक्य होता है, सेंटेंस बन सकता है। और कोई क्लोज बन सकता है। क्या बन सकता है, क्लोज का हिंदी मीनिंग होता है उपवाक्य। वर्ड और वर्ड मिलकर 3 चीज बन सकते हैं। एक फ्रेज है, दूसरा सेंटेंस है और तीसरा
क्लोज है ना। तीन चीजें बन सकती है वर्ड और वर्ड मिलकर, मतलब तीनों में वर्ड का ग्रुप तो होगा ही होगा, तीनों में वर्ड्स का ग्रुप तो होगा ही होगा। तीनों के एक बार मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं तीनों को कंपेयर करके एक्सप्लेन करता हूं क्या फर्क है तीनों में, है ना। फ्रेज, फ्रेज की डेफिनेशन लिखते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, हमें जैसे पता है वर्ड्स, तो वर्ड्स का ग्रुप तो हो गया होगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट meaning, without complete meaning, and it does not contain subject, a subject and a फाइनाइट वर्ब। ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं। फ्रेज में ये कहना चाह रहा हूं, ग्रुप होगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ग्रुप होगा, वर्ड्स का ग्रुप होगा विदाउट कंप्लीट मीनिंग, जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं निकल रहा होगा, विदाउट कंप्लीट, एंड इट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। ये क्या चीज है, देखो ए सब्जेक्ट और ए फाइनाइट वर्ब का मीन है यहां सब्जेक्ट वर्ब। हम सेंटेंस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब। इस स्ट्रक्चर को मैं आगे डिटेल करूंगा कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अभी इतना समझिए कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सेंटेंस बनाने के लिए कंपलसरी होता है। फाइनाइट वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता, है ना। अब ये फाइनाइट वर्ब होता कौन सा है या कौन कौन सी फाइनाइट वर्ब्स होती है, ये मैं आपको आगे डिटेल कराऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की बात हो रही है यहाँ। तो ये कहना चाह रहा है कि ग्रुप तो होगा वर्ड्स का, है ना, और उन वर्ड्स, उस ग्रुप का, जो वर्ड्स का ग्रुप है उसका कंप्लीट मीनिंग भी नहीं निकलेगा और ना ही उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कोई फॉर्मेट होगा। यह है इस डेफिनेशन का मतलब। अब सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स with complete meaning, and it contains a subject and a फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का वही मतलब है, सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी, मतलब एक वर्ब होगी, है ना, जिसके बिना सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि ग्रुप होगा वर्ड्स का और उसका मीनिंग भी निकलेगा, कंप्लीट मीनिंग भी निकलेगा, और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्मेट भी होगा। क्लोज का डेफिनेशन देख लेते हैं। A group of words with or without complete meaning and it contains a subject
एंड ए फाइनाइट वर्ब। ध्यान से समझना, मतलब वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब बोल दो चाहे फाइनाइट वर्ब बोल दो। अब मैं इनको एक साथ समझाने की कोशिश करता हूं। दिखाई दे रहा होगा आपको, इधर ध्यान देना। फ्रेज की जब मैं बात कर रहा हूं, फ्रेज में विदाउट कंप्लीट मीनिंग है। ग्रुप तो है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स ग्रुप तो है, लेकिन विदाउट कंप्लीट मीनिंग है। जबकि सेंटेंस में भी ग्रुप तो है, लेकिन विद कंप्लीट मीनिंग है। ध्यान से समझना सारी चीजें कंपेयर करके। फ्रेज में कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, जबकि सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग होगा। और क्लोज में विदाउट कंप्लीट भी हो सकता है और विथ कंप्लीट भी हो सकता है। मतलब कंप्लीट मीनिंग भी हो सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी हो सकता, दोनों कैटेगरी होगी। फिर से समझना, फ्रेज में विदाउट कंप्लीट मीनिंग है, सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग है, और क्लोज में दोनों कंडीशन है ना। फिर फ्रेज में क्या है, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं होता है, सब्जेक्ट वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बनता है, जबकि सेंटेंस में बनता है और क्लोज में भी बनता है। समझ में आ रही है बात? सेंटेंस, क्लोज और फ्रेज में तीनों में फर्क समझ में आ रहा है। अब एक एग्जांपल के थ्रू इन चीजों को समझते हैं। 8 सनसेट, ध्यान से समझना, 8 सनसेट। ये दो वर्ड लिखे हुए हैं यहां, और इन दोनों वर्ड्स का, ये दो वर्ड लिखे हुए हैं यहां, और इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है। इन दोनों वर्ड्स का क्या होता है? मीनिंग होता है। और इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। 8 सनसेट मतलब सूर्यास्त की बात है। 8 सनसेट मतलब सूर्यास्त के वक्त। तो क्या उस वक्त क्या हुआ, या क्या होगा, या क्या होने वाला था, है ना। कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ग्रुप तो हो वर्ड्स का क्या हो, ध्यान देना, ग्रुप तो हो वर्ड्स का, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा हो, कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा हो, तो वो क्या बन जाएगा? फ्रेज बन जाएगा। अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने अभी सब्जेक्ट और वर्ब ये सिखाया नहीं हमें, हम पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल नहीं सिखाया, कोई नहीं, आप टेंशन ना ले, इसके आगे वो चीज़ें डिस्कस होगी। अभी हम जो सीख रहे हैं उस पर फोकस करें। अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ नहीं है, तो ये समझिए आप कि यहाँ इस जगह 8 सनसेट लिखा हुआ है, और इस सनसेट में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है ना। और इसका मीनिंग है कि शाम के वक्त, लेकिन शाम के वक्त क्या कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। लेकिन सेंटेंस में हम एग्जांपल लेते हैं, सेंटेंस में ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं। ही रेस्टेड एट सनसेट। 8 सनसेट का मतलब है शाम के वक्त, ही रेस्टेड का मतलब है उसने आराम किया, है ना, उसने आराम किया शाम के वक्त। अब यहां मीनिंग कंप्लीट हो रहा है ना। शाम के वक्त क्या हुआ था कि उसने आराम किया। तो ग्रुप है यहाँ वर्ड्स का, बिल्कुल ग्रुप है। इनका मीनिंग निकल रहा है कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। क्या इसमें सब्जेक्ट है? जी, इसमें सब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्ट, और ये रहा वर्ब, है ना, फाइनाइट वर्ब है, ये एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब है कैसे पता चला, ये भी मैं सिखाऊंगा, आगे सारी चीजें आएगी, टेंशन ना ले, इसके अगले वीडियो में आ जाएगी। सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब भी है, और इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है, ध्यान से समझना। यहां ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या चीज है? अगर मैं इसको अलग से कहूं तो ये फ्रेज है ना, समझ पा रहे हो? ये फ्रेज है। फ्रेज वो वर्ड होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, जो वाक्य का अंश होता है, पार्ट होता है सेंटेंस का, है ना। लेकिन यहाँ ये क्या काम कर रहा है? ये यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। अभी मैंने आपको एडवर्ब नहीं सिखाया है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, आगे आपको बताऊंगा क्या होता है एडवर्ब।
लेकिन वो एडवर्ब है। तो एक चीज समझना, फ्रेज का इसके यूज के आधार पर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम फ्रेज को आगे पढ़ेंगे, मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी और भी कई कैटेगरीज होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी हो सकती है? 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन नाउन फ्रेज, सेकंड वन एडजेक्टिव फ्रेज, एंड थर्ड वन इज एडवर्ब फ्रेज। ये तीनों चीजें हम आगे पढ़ेंगे, अभी जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये चीजें देखेंगे। इधर ध्यान देना, तो ये एडवर्ब है लेकिन है फ्रेज ही। ये एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। इसके काम के आधार पर इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसको वो आगे सीखेंगे कैसे, लेकिन अभी जो मैं चीज पे फोकस दिलाना चाह रहा हूं उस पर ध्यान देना। अब मैं क्लोज के लिए एक सेंटेंस ले लेता हूं। देखो ये सेंटेंस है, ही रेस्टेड एट सनसेट, है ना। मैं इसको ही रेस्टेड इतना ही लिख रहा हूं पहले। ही रेस्टेड का क्या कंप्लीट कोई मीनिंग निकल रहा है? अगर यहां फुल स्टॉप हो तो ही रेस्टेड का एक मीनिंग निकलता है कि उसने आराम किया, बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग है। ग्रुप है वर्ड्स का, बिल्कुल ग्रुप है वर्ड्स का, कंप्लीट मीनिंग है बिल्कुल है। सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब भी बिल्कुल इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये क्या बना? क्लोज बना। ये क्या बना? क्लोज बना। तो ये क्लोज भी है और इसको हम सेंटेंस भी कह रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ क्लोज और सेंटेंस में? समझ आ रही बात? ये डाउट होगा आपके दिमाग में। ही रेस्टेड एक क्लोज है, ही रेस्टेड एक सेंटेंस भी है। ये एक सेंटेंस था, सेम वही मैंने उठाकर वहां रखा है, तो ये फिर क्लोज क्यों हो गया? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हर एक क्लोज सेंटेंस बन सकता है, हर एक क्लोज सेंटेंस बन सकता है अगर उसका कंप्लीट मीनिंग निकले, अगर उसका कंप्लीट मीनिंग निकले। तो इस क्लोज का कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, तो ये क्या हुआ? सेंटेंस हुआ। अब मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूं वो मैं एट सनसेट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एट सनसेट को अगर मैं एज इट इज लिख दूं, है ना, एट सनसेट का जो मीनिंग है हिंदी में, जो भाव है, वो चीज मैं किन्हीं और वर्ड से यहां रखकर निकाल लूं तो क्या होता है देखते हैं। ही रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। इसकी हिंदी समझना, उसने आराम किया जब शाम हुई, है ना। और एट सनसेट का मतलब भी शाम होना ही है कि शाम के वक्त उसने आराम किया। तो मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है दोनों में, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ही रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। व्हेन इवनिंग केम का मतलब है जब शाम हुई। जब शाम हुई, सिर्फ इन 3 लेटर का अगर मैं मीनिंग कंसीडर करूं तो सिर्फ शाम हुई से हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। जब शाम हुई तो क्या इन तीनों वर्ड से कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये फ्रेज हो जाना चाहिए। बिल्कुल हम सोच सकते हैं ऐसा कि ये फ्रेज होगा, लेकिन ये फ्रेज नहीं होगा, ये क्लोज होगा। क्लोज क्यों होगा? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब भी है। तो अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा हो ग्रुप ऑफ वर्ड से, जब ग्रुप ऑफ वर्ड से कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा हो और उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर मौजूद हो, तो उसको हम क्लोज कहते हैं, फ्रेज नहीं कहते। और जब ग्रुप ऑफ वर्ड से कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा हो और उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर भी नहीं हो, तो फिर उससे क्या कहेंगे? हम फ्रेज कहेंगे। फ्रेज में और क्लोज में फर्क समझ में आया? अब मैं यहां विद कंप्लीट मीनिंग और विदाउट कंप्लीट मीनिंग वाली बात समझाता हूं। अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस लिखता तो इसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है और ये सब्जेक्ट वर्ब का स्ट्रक्चर भी बना रहा है, तो ये एक क्लोज बन गया। सेम वैसे ही व्हेन इवनिंग केम, व्हेन इवनिंग केम का कंप्लीट मीनिंग नहीं है, लेकिन
इसमें सब्जेक्ट और वर्ब फॉर्मेट आ रहा है, इसका मतलब ये क्लोज है। अब जब इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, ये क्लोज तो कहलाएगा लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा। जब किसी क्लोज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, वो किसी पे डिपेंड होता है दूसरे क्लोज पर, तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है ये मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ये चीज़ समझे आप कि यहाँ सिर्फ अगर मैं ही रेस्टेड लेता तो इसमें एक सब्जेक्ट है और रेस्टेड एक वर्ब है और ये सेंटेंस सिर्फ इतना ही होता तो ये क्लोज होता है ना, ये क्लोज होता और क्लोज के साथ साथ सेंटेंस भी होता। क्यों होता है? क्योंकि इस क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब भी आ रहा है, इसका कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है, तो ये क्लोज तो है ही है। और क्लोज कौन सा है? विथ कंप्लीट मीनिंग वाला। और जब विथ कंप्लीट मीनिंग हो किसी सब्जेक्ट वर्ब का तो वो सेंटेंस भी बन जाता है। समझ में आ रही है ये बात आपको? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन का कंप्लीट मीनिंग नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक क्लोज है ना। क्लोज में दो कैटेगरी है ना, कि विथ कंप्लीट मीनिंग, ये विथ कंप्लीट मीनिंग वाली चीज हो गई, और ये विदाउट कंप्लीट मीनिंग है ना। विदाउट कंप्लीट मीनिंग कैसे? कि व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई तो क्या, पता नहीं है ना कंप्लीट मीनिंग की क्या हुआ, सिर्फ इतना पढ़े तो नहीं पता चलेगा। तो व्हेन इवनिंग केम एक क्लोज है और कौन सा है? विदाउट कंप्लीट मीनिंग वाला है। इसमें कोई डाउट है? किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर डाउट हो तो एक बार फिर से वीडियो देखें। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जब ये दोनों क्लोज एक साथ मिलकर आएंगे तो क्या होगा। अब देखो एक क्लोज ये पहले मैंने बता दिया, ये दूसरा क्लोज है, तो दोनों क्लोज जब एक साथ आ रहे हैं तो इसका एक मीनिंग निकल रहा है ना, कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। ही रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब दोनों क्लोज एक साथ है और ये टोटल एक सेंटेंस बन गया। कंप्लीट मीनिंग जब इसका निकल रहा है तो ये एक सेंटेंस बन गया। और ये कैसा सेंटेंस है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो कैसे हो सकता है ये डिटेल हम बाद में सीखेंगे, लेकिन मैं अभी तो आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ। जैसे ये चीजें हम आगे चलकर पढ़ेंगे। जैसे क्लोज तीन तरह के हो सकते हैं। प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। क्लोज को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रिंसिपल क्लोज, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लोज, तीसरा सबऑर्डिनेट क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज को भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरी है? नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ज्यादा नहीं। प्रिंसिपल क्लोज अपने मीनिंग में इंडिपेंडेंट होता है ना, स्वतंत्र होता है। और कोऑर्डिनेट क्लोज भी इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंडेंट क्लोज है। ये दूसरे क्लोज पर डिपेंड होता है, दूसरे क्लोज पर इसका मीनिंग निर्भर करता है। तो यहाँ ये सबऑर्डिनेट क्लोज था, ये इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा था। और जब इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता, सबऑर्डिनेट क्लोज का मीनिंग नहीं क्लियर होता, तो फिर वो क्लोज कैसा मीनिंग रखता है ना। नाउन का क्लोज नाउन का मीनिंग रख रहा है, एडजेक्टिव का मीनिंग रख रहा है, या एडवर्ब का मीनिंग रख रहा है, उस आधार पर उसको, उस बेसिस पर उसको नाउन क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये चीजें हम आगे सीखेंगे। एक चीज और बता देता हूं, अभी मैंने थोड़ी सी उसकी चर्चा करी थी, थोड़ा सा देख लेते उसको एक बार। ध्यान देना, जब सेंटेंस विदाउट एनी कंजंक्शन हो, विदाउट एनी कंजंक्शन हो, तो वो सेंटेंस कैसा होगा? वो सेंटेंस होगा सिंपल सेंटेंस।
सिंपल, जैसे मान लो सिर्फ ही रेस्टेड होता, इतना ही सेंटेंस होता तो इसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं हुआ, ये सिंपल सेंटेंस होता। लेकिन अगर हम सेंटेंस को विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ देंगे तो वो सेंटेंस कैसा होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, ये कंजंक्शन जब कंजंक्शन पढ़ेंगे उस टॉपिक में हम डिटेल करेंगे इन चीज़ों को, लेकिन मैं अभी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और अगर हम ये करते हैं विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्लोज को कनेक्ट करते हैं तो फिर वो सेंटेंस कैसा होता, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता। तो यहां देख लीजिए एक बार, ये व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट, इधर ध्यान देना, ये मैंने लिखा है विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ व्हेन है और इससे जब कनेक्ट हुआ क्लोज तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो यहाँ से लेकर ये पूरा जो सेंटेंस बनेगा ना, ये पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, या फिर मेरे जो मोबाइल ऐप है मेरा फॉर माई एजुकेशन हब के नाम से, वहाँ आप मैसेज या डाउट बॉक्स में जाकर उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और यूट्यूब पे भी ये मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको। तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई है ये हम आगे डिटेल करेंगे, आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है एक बार मैं फिर से उसको समराइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ समझ आ जाए। मैंने बात करी इंग्लिश को एक लैंग्वेज का, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया मैंने, एक रिटन और एक स्पोकन है ना, रिटन और स्पोकन दो कैटेगरी में डिवाइड किया। मैंने कहा स्पोकन जो लैंग्वेज है उसको हम डायलेक्ट भी कह सकते हैं, बोली कह सकते हैं, इसे हम एटमॉस्फेयर से सीखते हैं। वैसे ही रिटन लैंग्वेज की बात करी, रिटन लैंग्वेज को हम एजुकेशन से सीखते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट की ज़रूरत होती है। अल्फ़ाबेट को हम लेटर भी कह सकते हैं। इनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है वावल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट्स है ना। वावल्स 5 होते हैं, A, E, I, O, U, और बच के जो 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स है। लेटर को हमने सबसे छोटी यूनिट कहा, तो लेटर और लेटर मिलकर क्या बना, वर्ड बना। और वैसे ही वर्ड और वर्ड मिलकर क्या बना, या तो वो फ्रेज बन सकता था या फिर क्लोज या फिर सेंटेंस। तो क्या फ़र्क है तीनों में, क्या फ़र्क है फ्रेज में और सेंटेंस में और क्लोज में क्या फ़र्क है, एक बार वो भी मैं फिर से बता देता हूँ हल्का सा, कि फ्रेज, सेंटेंस, क्लोज तीनों में ही ग्रुप तो होता ही है वर्ड्स का, लेकिन फ़र्क ये है कि फ्रेज कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, और क्लोज कंप्लीट देता भी है और कंप्लीट नहीं भी देता। मतलब ये इसमें दो मीनिंग को लेकर इन दोनों की क्वालिटी क्लोज में आती है, समझ पा रहे हो। और एक सब्जेक्ट वर्ब की बात हो रही थी, तो सब्जेक्ट वर्ब फाइनाइट वर्ब की बात हो रही है। सब्जेक्ट वर्ब जो सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब है वो फ्रेज में स्ट्रक्चर नहीं बनता है, जबकि सेंटेंस में बनता है और क्लोज में बनता है ना। इन दोनों में वो स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें वो स्ट्रक्चर नहीं बनता है। अब एक चीज़ हमारे सामने ये आ रही है कि कुछ चीज़ें सिमिलर है फ्रेज के और कुछ चीज़ें सिमिलर है सेंटेंस के, क्लोज की चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक क्लोज सेंटेंस हो सकता है, एक क्लोज सेंटेंस हो सकता है अगर वो कंप्लीट मीनिंग देता हो, है ना। और अगर कोई क्लोज कंप्लीट मीनिंग नहीं देता हो तो वो सिर्फ क्लोज है। समझ में आई बात। अगर मीनिंग कंप्लीट निकल जाता है क्लोज का, देखो क्लोज का मीनिंग कंप्लीट होता है वो भी क्लोज ही कहलाता है, और जिस क्लोज का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है वो भी क्लोज ही कहलाता है। लेकिन कंप्लीट मीनिंग वाला क्लोज सेंटेंस भी कहलाता है। यहाँ तक कोई डाउट, बिल्कुल डाउट होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। फिर मैंने बात करी कि क्लोज को हम 3 कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्लोज कह सकते हैं एक को, फिर दूसरा है
कोऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, है ना। ये डिटेल करेंगे हम आगे अदर टॉपिक्स में कि किस तरह इनमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है और किस तरह इनको हम पढ़ेंगे। और अब एक चीज़ और बताइए कि सेंटेंस कंजंक्शन के आधार पर सेंटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो है विदाउट एनी कंजंक्शन सिंपल सेंटेंस होगा, अगर कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होगा सेंटेंस में तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अगर किसी सेंटेंस में कंजंक्शन यूज हुआ है, और कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं वो मैं आगे सिखाऊंगा, वो सेंटेंस दिखने में कैसे होते हैं वो मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन वो उसमें सिर्फ ये है कि कंपाउंड सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसमें कम से कम 2 क्लॉज होंगे, वैसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसमें कम से कम 2 क्लॉज होंगे। तो ये इस बात को बताने के लिए मैंने ये चीज़ें यहाँ लिखी है। और जब विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, मतलब जो सेंटेंस बना हुआ है उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज हुआ है, तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो यहाँ ये मैं बता देता हूँ आपको, ये कंजंक्शन जो यूज हुआ है वो हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है पहले वाले सेंटेंस पे, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। तो यहाँ तक कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो वीडियो को वापस देखिए। थैंक यू सो मच।